द नर्व इम्पल्स। तंत्रिका कोशिकाएं किस तरह से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं की एक विशेषता है कि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करके रखती है एसिमेट्री इनसाइड और आउटसाइड वोल्टेज की, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर और कोशिका द्रव्य के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर। तो इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड वोल्टेज में वो एक एसिमेट्री मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहां पर डेवलप होता है और साथ ही में ये कोशिकाएं इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होती हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स की मौजूदगी की वजह से। जैसे ही किसी स्टिमुलस से ये एक्साइट होती हैं या केमिकल सिग्नल आता है किसी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू, तो ये मेम्ब्रेन्स ओपन होती हैं और रैपिडली सोडियम को इन करने लगती हैं। सोडियम आयन जो Na+ आयन है, कैल्शियम पोटेशियम के इफ्लक्स के विद और विदाउट उन दोनों की प्रेजेंस में, सो दैट द वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कोलैप्स करता है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। तो ये किस तरह से तंत्रिका कोशिका आवेग का संचरण करती है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, ये कैसे इन कोशिकाओं में काम करते हैं, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में कि न्यूरॉन जो होता है, इट कैन रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स वाया केमिकल कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचानी है, तो वो केमिकल जो ये काम करता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अगर ये इनपुट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये न्यूरॉन जिसको ये सूचना मिली है, इट विल पास द सिग्नल टू डाउनस्ट्रीम न्यूरॉन्स, यानी आने वाले जो फॉलोइंग न्यूरॉन्स हैं उन तक ये सिग्नल को पास किया जाएगा। ट्रांसमिशन जो होता है सिग्नल का न्यूरॉन के अंदर, यानी कि एक दिशा में फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्राइट यानी कोशिका प्रवर्ध जो कि तंत्रिका कोशिका के काय या कोशिका काय सोमा जिसको हम कहते हैं उससे निकले हुए प्रवर्ध हैं डेंड्राइट, और एक्सॉन जो एक लंबा प्रवर्ध है एक्सॉन टर्मिनल की तरफ, ये उस डायरेक्शन में फ्लो करता है ट्रांसमिशन। ये कैरी होता है थ्रू वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। हमने सोडियम पोटेशियम पंप पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को यूज करते हुए पंप करता है इन आयंस को टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये ओपनिंग और क्लोजिंग से एक ब्रीफ रिवर्सल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल। तो जो कोशिका अभी तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर थी, उसको ये एक्शन पोटेंशियल में क्रिएट करता है या चेंज करता है इन ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से। जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन में ट्रैवल करता है, पोलैरिटी चेंज होती जाती है मेम्ब्रेन की। एक बार जब वो सिग्नल एक्सॉन के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, व्हेन इट रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, वो स्टिमुलेट करता है अदर न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन से सूचना दूसरे न्यूरॉन तक जाने तक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इट चेंजेस टू एक्शन पोटेंशियल, और उसमें जो मेन इफेक्ट आता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आयंस के सोडियम पोटेशियम का इनफ्लक्स और इफ्लक्स होना थ्रू दीज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जहां पर एक डिफरेंस मेंटेन हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, इट इज चेंज्ड। तो वहां वो पोलैरिटी चेंज होती है और रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल फिर आता है। पोलराइजेशन क्या है? ट्रांसमिशन जब होता है नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन के सिरे से दूसरे तक, तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जो एक अनस्टिम्युलेटेड न्यूरॉन होता है, जो मेम्ब्रेन है अनस्टिम्युलेटेड न्यूरॉन की, यानी जिसको अभी उद्दीपन नहीं मिला है, कोई स्टिमुलस नहीं मिला है, दैट मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड यानी कि वहां पर डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल चार्ज में मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर। तो ये डिफरेंस तब एग्जिस्ट करेगा, तो न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड। कि डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और वो डिफरेंस किस में है? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में हम पॉजिटिव और नेगेटिव
में इसको हम देखेंगे। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है रेस्ट के समय यानी कि जब वो कार्य नहीं कर रहा है उस समय इट्स मोर नेगेटिव इनसाइड देन आउटसाइड। तो नेगेटिव आयंस जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ज्यादा होंगे बजाय आउटसाइड के। आउटसाइड कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होगी। ऐसा जो न्यूरॉन है जिसमें मोर नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू इनसाइड, वो न्यूरॉन पोलराइज्ड कहा जाएगा। तो दिस न्यूरॉन विच हैज मोर नेगेटिव इनसाइड देन आउटसाइड इज सेड टू बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है? It's established by maintaining an excess of sodium ions on the outside. सोडियम पोटेशियम पंप में हम ये पढ़ चुके हैं कि सोडियम आयंस को बाहर की तरफ पंप किया जाता है और पोटेशियम को अंदर लिया जाता है। तो जैसे जैसे सोडियम आयंस को बाहर पंप किया जाएगा तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर इंक्रीज होगी, एक्सेस वहां पर होगा बाहर की तरफ, और पोटेशियम आयंस का जो एक्सेस है वो कोशिका द्रव्य में या मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम जो है वो लीक करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू लीकेज चैनल्स। लेकिन जो पंप्स हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं मेम्ब्रेन में, वो एक्टिवली इन आयंस को रिस्टोर करते हैं टू द अप्रोप्रिएट साइड, पोटेशियम इनसाइड एंड सोडियम आउटसाइड। तो ये जो पंप्स हैं ये मेंटेन करके रखते हैं या रिस्टोर करते हैं इन आयंस की कंसंट्रेशन को टू द अप्रोप्रिएट साइड। मेन कंट्रीब्यूशन टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि एक पोलराइज्ड नर्व, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि जब स्टिमुलस नहीं है, यानी कि जब नर्व पोलराइज्ड है कि आयन का डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है और वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का अनबैलेंस है, उस समय एक पोलराइज्ड नर्व में वो डिफरेंस है इन परमिएबिलिटी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू पोटेशियम वर्सेस सोडियम आयंस। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ होता है या वहां पर जो बनता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन परमिएबिलिटी, यानी कोशिका की जो परमिएबिलिटी है, अलाउ करने की कैपेसिटी है फॉर रेस्टिंग टू पोटेशियम आयंस वर्सेस सोडियम आयंस, इसकी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर डेवलप होता है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल है पोटेशियम को एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। उसकी वजह से क्या होगा कि मोर नेट पोटेशियम आयन डिफ्यूजन वहां पर होगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन टू द आउटसाइड as compared to sodium ion diffusion from outside to the inside। तो पोटेशियम के लिए क्योंकि वो ज्यादा परमिएबल है या पारगम्य है बजाय सोडियम के, तो इसलिए पोटेशियम आयंस का डिफ्यूजन तो वहां पर इजी है इनसाइड टू द आउटसाइड, लेकिन वहीं सोडियम आयन का डिफ्यूजन इज अ बिट लेस। उससे क्या होगा कि ये जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूजन डिफर करेगा तो इट वुड रिजल्ट इन डिफरेंस इन पोलैरिटी राइट अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। तो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वहां पर वो डिफरेंस पोलैरिटी में आएगा। अब डीपोलराइजेशन क्या है? न्यूरॉन्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक्साइटेबल सेल्स हैं, यानी कि कोई भी उद्दीपन उनको मिलता है तो दे आर एक्साइटेड। न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं तब जब उनकी मेम्ब्रेन्स डीपोलराइज हो जाए। डीपोलराइज यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हमने देखा था वो वहां से हट जाए। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेड व्हेन देयर मेम्ब्रेन्स बिकम डीपोलराइज्ड। अब जब स्टिमुलस को आगे भेजना है, संचरण करना है आवेग का, तो दे नीड टू बी डीपोलराइज्ड। जो डीपोलराइजिंग है मेम्ब्रेन्स में वो किस तरह से हो सकती है कि कोई स्टिमुलस आया रिसेप्टर सेल पर, यानी ग्राही कोशिका पर कोई स्टिमुलस आया। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो कान के अंदर रोम है या हेयर सेल है उसके वाइब्रेशन से, या फिर कोई केमिकल जो हम न्यूरोट्रांसमीटर के केस में देखते हैं कि रिसेप्टर साइट पर कोशिका पर रिसेप्टर्स में न्यूरोट्रांसमीटर आकर वहां पर फिट हो, या फिर नर्व इम्पल्स ट्रैवलिंग डाउन अ न्यूरॉन। ये देख सकते हैं हम एक रेस्टिंग एक्सॉन है
कि जहां पर सोडियम पोटेशियम के डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई पोटेशियम इज इनसाइड द सेल और हाई सोडियम आउटसाइड द सेल। तो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और उस समय दोनों ही पॉजिटिव आयंस हैं हालांकि, लेकिन नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है दैट इज पोलराइज्ड, कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाता है। दिस इज अ रेस्टिंग न्यूरॉन। इस समय कोई स्टिमुलस नहीं मिला है तो ये मेम्ब्रेन अभी पोलराइज्ड है। ये सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है, कि जो पोटेशियम आयंस डिफ्यूजन की वजह से लीक कर रहे हैं उनको फिर से कोशिका के अंदर पंप करना और सोडियम आयंस को बाहर की तरफ भेजना। डीपोलराइजेशन यानी कि जब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब किया जाए, कोई भी स्टिमुलस अगर आया, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हुआ या किसी और वजह से जो स्टिमुलस वहां पर मिला है, तो न्यूरॉन अब एक्साइट होगा और डीपोलराइज होना शुरू होगा। डीपोलराइज में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हट जाएगा और न्यूरॉन का वो पर्टिकुलर पार्ट यानी एक्सॉन का जो पार्ट है वो डीपोलराइज होगा। और जैसे जैसे ये स्टिमुलस आगे ट्रैवल करेगा तो वो पर्टिकुलर हिस्सा डीपोलराइज होगा और पीछे वाला जो भाग है इट वुड रीपोलराइज अगेन। तो स्टिमुलस आगे की तरफ चलता जाएगा एक्सॉन के टर्मिनल तक और डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, अगेन डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इस तरह की ये प्रोसेस चलते चलते इस आवेग का संचरण होगा। नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो सेल्फ प्रोपगेटिंग होते हैं। जैसे कि हम अगर बारूद का एक ट्रेल बिछा दें और उसमें अगर हल्का सा भी चिंगारी है तो हमें कंटिन्यूअस हर एक जगह पर वो स्टिमुलस नहीं देना है। तो ये दे आर सेल्फ प्रोपगेटिंग नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं। जो लोकलाइज्ड करंट्स हैं आयंस के वो जस्ट अहेड ऑफ द इम्पल्स होते हैं, कॉजिंग लोकलाइज्ड डीपोलराइजेशन। तो अभी जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा कि डीपोलराइजेशन होता है, फिर वापस उस हिस्से का रीपोलराइजेशन होता है एंड द नेक्स्ट इज डीपोलराइज्ड एंड अगेन रीपोलराइज्ड। तो नर्व इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह नहीं है जो कि वायर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। नाउ वी कम टू द एक्शन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल हमने देखा, अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? जब स्टिमुलस मिल रहा है और एक्शन का टाइम है कि अब उस स्टेट ऑफ न्यूरॉन का वो वाला भाग होगा जहां पर नर्व इम्पल्स आनी है। तो एक्शन पोटेंशियल इज द स्टेट ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन जब व्हेन अ नर्व इम्पल्स पासेस बाय। एक्शन पोटेंशियल को हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जो हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का दैट ट्रेवल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका की जो झिल्ली है वहां ये चार्ज ट्रैवल करता है, इसी को हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी कहते हैं। ये जनरेट होता है जब न्यूरॉन की जो झिल्ली है उसका पोटेंशियल चेंज होता है बाय केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम अ नियर बाय सेल। तो किसी भी कोशिका के थ्रू जो सिग्नल मिला है उस तंत्रिका कोशिका को, चाहे दूसरी तंत्रिका कोशिका से मिला है, उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल में सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जहां हमने देखा कि सोडियम बाहर की तरफ और पोटेशियम कोशिका के अंदर है, चार्ज बाहर पॉजिटिव है मेम्ब्रेन के और अंदर की तरफ नेगेटिव है, तो ये चेंज होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और चेंज कैसे होता है कि सोडियम आयंस फ्लो करते हैं कोशिका के अंदर थ्रू द आयन चैनल्स और जबकि पोटेशियम जो है वो फ्लो करता है आउट ऑफ द सेल। तो रिवर्स जो रेस्टिंग पोटेंशियल में हो रहा था कि सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर की तरफ फ्लो कर रहा था, द रिवर्स अकर्स जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव वहां पर पोटेंशियल चेंज होने लगता है। ये एक्शन पोटेंशियल में जो पॉजिटिव डेवलप हो रहा है चार्ज अंदर की तरफ, वो किस वजह से है कि जो लोकलाइज्ड करंट्स हैं
they cause the sodium channels to flip open. जो सोडियम के चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम easily एंटर कर सकता है इनसाइड द सेल. अदरवाइज सोडियम कोशिका के बाहर ही रहेगा. डिफ्यूजन में भी वो नहीं पारगम्य है झिल्ली, तो सोडियम को अलाउ नहीं करेगी. देन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वहां पर हेल्प कर रहे हैं. जैसे जैसे ये सोडियम कोशिका के अंदर आएगा और एक से एक अधिक सोडियम के चैनल वहां पर ओपन होते जाएंगे. तो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है कि जैसे सोडियम की मात्रा अंदर बढ़ी और ज्यादा सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे टू परमिट द फ्लो ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल. स्मॉल चेंज जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में हुआ सोडियम के लिए कि यहाँ पर जैसे ही कुछ सोडियम चैनल्स खुले, पॉजिटिव आयंस अंदर आने शुरू हुए, ये कॉज करते हैं एक बिग चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. वॉल्यूम जो है एक्सॉन का, दैट इज अ माइन्यूट कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. अगर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करें यानी कोशिका के बाहर का जो द्रव्य है उसके कंपैरेटिव एक्सॉन की जो आकार है या वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो इजीली वहां पर सोडियम आयंस आर पम्प्ड इन. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. रेस्टिंग पोटेंशियल हमने देखा था पिछले लेक्चर में, इट्स -70 मिलीवोल्ट. तो रेस्टिंग पोटेंशियल यानी जब कोई स्टिमुलस नहीं है तब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है दैट इज -70 मिलीवोल्ट. जैसे ही स्टिमुलस आता है तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये बढ़ना शुरू करता है एक्शन पोटेंशियल. यहाँ पर जैसे जैसे सोडियम का इनपुट या इनफ्लक्स होता है तो और अधिक सोडियम के चैनल ओपन होते हैं और जो न्यूरॉन है इट इज फ्लडेड बाय द सोडियम आयंस और ये राइज करता है अप टू +35 यानी पॉजिटिव इंक्रीज है एक्शन पोटेंशियल का. और जैसे ही स्टिमुलस ट्रैवल करता है फिर से ये ड्रॉप होता है नीचे की तरफ, जहां पर कि हम -55 यानी कि 70 से 15 पॉजिटिव की तरफ थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल का देखते हैं. तंत्रिका कोशिकाओं का जो उद्दीपन है उसके लिए एक नियम दिया गया, दैट वाज ऑल और नन लॉ. ऑल और नन लॉ इज अ प्रिंसिपल जो बताता है कि strength of a response of a nerve cell या muscle fiber is not dependent upon the strength of the stimulus. कि उद्दीपन की कितनी स्ट्रेंथ है उसके रिस्पॉन्स में नर्व सेल या मसल सेल का रिस्पॉन्स नहीं होता है. ये स्टिमुलस अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के ऊपर है तो अ नर्व और मसल फाइबर विल फायर. या तो यहाँ पर फुल रिस्पॉन्स होगा या फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं होगा इंडिविजुअल न्यूरॉन या मसल फाइबर का. The all or none law was first described in 1871 by physiologist Henry Pickering Bowditch. All or nothing या all or none law में किस तरह से काम हो रहा है कि सोडियम मूव करता है कोशिका के अंदर, तो जो कोशिका है वो becomes more positive. आयन पंप्स जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं इस चेंज को मेम्ब्रेन पोटेंशियल की. अगर वो 15 मिलीवोल्ट से ऊपर बढ़ जाता है तो पंप्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में सोडियम के जो इनफ्लक्स है वो बढ़ती है और न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाता है. एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा फुल रिस्पॉन्स होगा. हम ये नहीं कह सकते कि एक्शन पोटेंशियल वीक है या स्ट्रॉन्ग है. इट वुड ऑलवेज बी अ फुल रिस्पॉन्स. एक थ्रेशहोल्ड लेवल के ऊपर अगर कोई स्टिमुलस है तो इट वुड इवोक अ फुल रिस्पॉन्स, not a strong or a weak. We cannot categorize an action potential into strong or weak potential. यही all or none law है कि अगर stimulus आया तो there would be a full response or there would be a no response. तो no strong or weak action potential is present. This is the all or nothing law.
मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चेंज होता है उसकी वजह से कोशिकाएं डीपोलराइज होना शुरू हो जाती हैं। एक्शन पोटेंशियल इसी बेसिस पर, ऑल और नथिंग की बेसिस पर काम करता है क्या कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक सर्टेन लेवल ऑफ डीपोलराइजेशन अटेन करना होता है, जिसको हम थ्रेश होल्ड कहते हैं। एक मिनिमम जो लेवल है डीपोलराइजेशन का, सो दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज टू रीच दैट थ्रेशोल्ड लेवल, वरना एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा। अब ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो डिफर कर सकता है, बट जनरली अगर हम एक कॉमन इसको बताएं तो इट्स अबाउट 15 मिलीवोल्ट्स मोर पॉजिटिव than the cells resting membrane potential. resting membrane potential -70 है, तो -70 से 15 मोर पॉजिटिव यानी कि -55। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वहां तक अगर आ जाता है तो इट वुड इवोक एन एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड क्या है? -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल 70 है, -70 मिलीवोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यानी कि जो रिस्पॉन्स जगाएगा, स्टिम्युलेट करेगा द एक्शन पोटेंशियल के लिए, दैट इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल माइनस मोर पॉजिटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल, 15 मोर पॉजिटिव, तो -55 पर आया। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, ये स्टिम्युलेट होगा और एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पर यानी +35 पर, पॉजिटिव 35 मिलीवोल्ट तक आएगा। सोडियम चैनल्स यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सो दैट पोटेशियम फ्लड्स आउट ऑफ द न्यूरॉन। तो इस तरह से फिर से ये पीक से ड्रॉप होगा एंड अगेन द मेम्ब्रेन वुड गो इनटू द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा। Thank you.